कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इन पंक्तियों के साथ मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम में से अधिकांश लोगों में ये कन्फ्यूजन बना रहता है, ये भ्रम बना रहता है कि आखिर विशेष बहुमत होता क्या है। विशेष बहुमत आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को विशेष बहुमत से हटाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आप ये भी देखते होंगे कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। आदि जहाँ जहाँ विशेष बहुमत की जरूरत होती है उनके संदर्भ में अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। यहीं पर इसका हम निराकरण करेंगे और आप जानेंगे आज कि विशेष बहुमत किसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। यानी आप ये देखेंगे कि विशेष बहुमत पद से संबंधित है। अगर कोई पद राष्ट्रपति का है या न्यायाधीश का है, उसके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग श्रेणी बनी है। तो आज विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। पहली बात यहां देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति, जानते हैं हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है, संसदीय शासन प्रणाली वाला राज्य है। संसदीय शासन प्रणाली में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पूरे संविधान में केवल भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी कभी ये आप सुनते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। ऐसा नहीं है। महाभियोग शब्द सिर्फ भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। यहां यह है कि संसद के दोनों सदनों में, जो यहां विशेष बहुमत का आशय है कि संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, संसद के दोनों सदनों, आप जानते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी 2/3 बहुमत अगर रहेगा तब वह प्रस्ताव पारित होगा। यहां कहने का आशय यह है कि संसद के जो सदन हैं, लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत और राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत अगर से प्रस्ताव उसको पास कर देती है तो वह महाभियोग का रूप ले लेता है। यानी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो वहां वो पद रिक्त मान लिया जाता है। तो यहां जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या क्या है? 543 है। अब 543 का 2/3 बहुमत, यहां स्मरण दिला दें, यहां उपस्थित वगैरह से कोई मतलब नहीं है ना। केवल यहां जो लोकसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, जैसे इस समय राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। 233 जो होते हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं और 12 का मनोनयन होता है माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो 245 सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे और राज्यसभा में जाए। राज्यसभा भी अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगा तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो यहां विशेष बहुमत का आशय ये रहा। अब देखते हैं बिंदु नंबर 2 में भारत का उपराष्ट्रपति। यहां से जो प्रश्न आता है, यहां बच्चे भ्रम का शिकार होते हैं, सोचते हैं कि इनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। यानी यहां भी जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें महाभियोग ऑप्शन दे दिया जाता है और बच्चे वहां भ्रमित हो जाते हैं। यहां जो शब्द दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो दिया गया है कि राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या, तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब यह है कि उस समय कितनी सदस्य संख्या है। उस समय यहां उपस्थित का मामला नहीं है, ध्यान देंगे। राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य,
तात्कालिक सदस्य का प्रयोग इसलिए किया गया है, जैसे कहीं मान के चले कि पद रिक्त है किसी राज्य में, राज्यसभा के सदस्य अब चुनाव होना है, तो क्या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो यहां राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। ध्यान देंगे, राज्यसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी की जाएगी तो राज्यसभा से शुरू की जाएगी, लोकसभा से नहीं। राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत प्लस लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। यानी लोकसभा स्वीकार कैसे कर ले? इसमें कोई प्रक्रिया दी गई है? नहीं। स्वीकार करने का मतलब आप देखते हैं कोई प्रस्ताव जब लोकसभा स्वीकार करती है, कभी ध्वनिमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है या साधारण बहुमत से कर लेती है। तो आप ये समझिए कि लोकसभा चाहे ध्वनिमत से स्वीकार कर ले, चाहे उसके लिए वोटिंग हो जाए उसी में बहुमत हो जाए, जैसे भी हो लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। और राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत अगर रहेगा तो भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी। तो यहां जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको पद से कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 124 के पैरा 4 में यह व्यवस्था की गई है। यहां तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है और उसमें यह बताया गया है कि यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रहेगी या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। यहां एक बिंदु इसको भी आप गौर करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि यहां न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश का अलग होगा, नहीं। न्यायाधीश का तात्पर्य चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो न्यायाधीश हो, उनको उसी प्रक्रिया के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। यहां प्रक्रिया क्या है, जो यहां विशेष बहुमत है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। जैसे यहां 543 है, यानी संसद के दोनों सदनों की बात हो रही है। जैसे लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है, तो 543 का बहुमत, 543 का बहुमत जो बनेगा वही यहां कुल सदस्य संख्या का बहुमत है तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां ध्यान दें, यहां यह लिखा है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। पहली बात यह है कि पहले चरण में कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगा, उसके बाद उपस्थित व मतदान करने वाले जो उस समय उपस्थित सदस्य हैं। यहां कुल सदस्य की बात नहीं है, कुल सदस्य की बात केवल भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में है। यहां लिखा है उपस्थित व मतदान करने वाले, यानी जो उस समय उपस्थित हैं सदन में और जो मतदान कर रहे हैं उनके सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा उस प्रस्ताव को उस सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया राज्यसभा में होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में सेम प्रक्रिया है। जैसी प्रक्रिया यह है वही प्रक्रिया राज्यसभा में भी होगी और दोनों जब इस प्रक्रिया के द्वारा प्रस्ताव पास कर देंगे और राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे तो वो न्यायाधीश महोदय अपने पद से हट जाएंगे। अब देखेंगे बिंदु नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, अनुच्छेद 249 व 312 राज्यसभा का ये स्पेशल पावर है। आप जानते हैं कि जो अपर हाउस है संसद का, उच्च सदन है राज्यसभा, उसको अनुच्छेद 249 के तहत और अनुच्छेद 312 के तहत स्पेशल पावर दी गई है। अनुच्छेद 249 में उसको इस विषय में यह स्पेशल पावर दी गई है कि वह राज्य सूची के विषयों, राज्य सूची के विषयों में से किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को सौंप सकती है, वो केवल 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। यहां अनुच्छेद 249 का जो
अनुच्छेद 249 की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 312 के बारे में आप जानते हैं, इसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया है कि वह अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का प्रस्ताव अगर पारित कर देती है भारतीय संसद, उस पर कानून बना सकती है, यानी एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। यहां प्रक्रिया क्या है? यहां प्रक्रिया है उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां ध्यान दें, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह प्रस्ताव मान लिया जाएगा और उस पर अग्रिम कार्रवाई संसद या भारत सरकार करेगी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में अगर आप जानते हो, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का अधिवेशन होता है एक साथ। ये प्रक्रिया तब होती है जब कोई साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, ध्यान दें, जब कोई साधारण विधेयक व वित्त विधेयक दोनों के बीच में गतिरोध का एक माध्यम बन जाता है, यानी दोनों सदन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया में, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, तो ऐसी प्रक्रिया में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन में वह बिल पास की जा सकती है। तो यहां अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है? इसमें यह दिया गया है उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यहां 2/3 बहुमत की बात नहीं है, यहां जितने उपस्थित होंगे सदस्य संसद के संयुक्त अधिवेशन में और जो मतदान करेंगे उनके सदस्यों का बहुमत अगर हो जाता है तो वह बिल पास मानी जाएगी और वह माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी, अधिनियम के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस टॉपिक को समझा और उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपकी पकड़ मजबूत करेगी, क्योंकि विशेष बहुमत से संबंधित कंफ्यूजन बना होता है। आज विशेष बहुमत के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास ली है। आपको चलते चलते एक प्रश्न का जवाब इसी कमेंट बॉक्स में देना है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत उसको ये ताकत प्रदान की गई है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः ऐसे एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।